जय हिंद साथियों। बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में हूं और ये टॉपिक जो है वो पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण विधियों के पाठ्यक्रम में हाल ही में शामिल किया गया था, जो नवीन सिलेबस आया सेकंड ग्रेड का राजस्थान में। तो जब जब ये टॉपिक आगे कहीं किन्हीं सिलेबस में शामिल होगा तो वहां पर हम भारतीय गणितज्ञों का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन, इसके बारे में मैंने जो महत्वपूर्ण तथ्य इस खंड में लिए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक अच्छे स्रोत का काम करेंगे। और मैंने ये प्रयास किया है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक अच्छी सार्थक चर्चा करूं और इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे बच्चे जो मुझे बार बार इस बात को पर्सनली कहीं मैसेज के माध्यम से या सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं बार बार लिख रहे थे कि सर एक जिज्ञासा है या एक स्रोत नहीं है, संदर्भ स्रोत नहीं है। तो मैंने भी ये प्रयास किया कि अलग 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 सोर्सेज से इंडियन मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन हम लोग कलेक्ट करें और एक ऐसा सार्थक वीडियो बने जिससे परीक्षा में, चाहे वो मैथमेटिशियन उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हों या उनके द्वारा किए गए कोई उल्लेखनीय कार्य हों, उसका एक प्रमाणिक संदर्भ हमको मिले। तो मैं इस वीडियो में ऐसी चर्चाएं करने वाला हूं। हम लोग गणित के इतिहास से लेकर के जो इंडियन रेफरेंस में है, भारतीय परिदृश्य में जो गणित का विकास हुआ, हम भारतीय पुस्तकों में जो प्राचीन पुस्तकें हैं, हमारी पौराणिक पुस्तकें हैं, उसके माध्यम से हम कहीं गणित देखते हैं भारतीय संस्कृति में, उन सब का भी उल्लेख करते हुए हम लोग बात करेंगे। और मैं चाहता हूं कि गणित के भारतीय संदर्भ में इतिहास से लेकर के भारतीय गणितज्ञों के योगदान तक एक सार्थक आपकी चर्चा बने। स्लाइड्स के माध्यम से मैं ये काम करने वाला हूं जिससे कोई बात अधूरी ना रहे, सारी बातों पे चर्चा हो जाए। और आप जैसा मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं हर बात पे विस्तार से और विस्तृत चर्चा करके मैं आपको समझाने में हमेशा यकीन रखता हूं और विस्तार से मैं आपको समझाने भी वाला हूं। तो हम चाहेंगे कि ये खंड आपके लिए अविस्मरणीय बने और आपकी परीक्षा में इससे जुड़ा कोई भी सवाल अगर आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो सवाल आपका बाकी नहीं रहना चाहिए। तो मैं इसको प्रारंभ करता हूं और मैं जब भी भारतीय गणितज्ञों के योगदान की बात जब कहीं पढ़ता हूं प्रश्न के तौर पे, तो मुझे पूरब और पश्चिम फिल्म जो आदरणीय मनोज कुमार जी की एक बहुत हिट फिल्म रही है, उसका एक प्रसिद्ध गाना था जिसमें मनोज कुमार जी ने गाया था, महेंद्र कपूर जी की आवाज में गाना था कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। उससे पहले मनोज कुमार का जो एक डायलॉग था वह उन्होंने कहा कि विश्व को जीरो हमने दिया। उससे ये पूछा जाता है कि तुम भारतीयों ने क्या दिया, तो मनोज कुमार का जवाब यही था कि हमने जीरो दिया है, जिस जीरो ने संसार को बदल के रख दिया है। तो साथियों, हम लोग इस सारी चर्चा में निचोड़ ले रहा हूं मैं वीडियो आपके लिए भारी भरकम ना बने, लेकिन सार गर्भित बने, सार तत्वों के साथ बने, मैंने ये प्रयास किया है। और निश्चित तौर पर हम इस वीडियो में देख पाएंगे भारतीय गणितज्ञों के योगदान की बात। और मैं बिल्कुल प्रारंभ करूंगा हमारी पहली स्लाइड से, और पहली स्लाइड है हमारी गणित का प्रारंभ कब और कहां हुआ। और आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार मैं मार्कर देख लेता हूं, मार्कर किधर के, मार्कर ये है। तो मैंने आपको याद है जब शिक्षण विधियों का प्रारंभ किया था तो हमने बात की थी एक शब्द की, मैथमेटा की। मैंने बोला था कि शब्द की जो उत्पत्ति है वो मैथमेटा से हुई है। और मैथमेटा जो शब्द था, मैथमेटा शब्द, इसका अर्थ जो होता था वो गणना करना होता था, गणना करना या वस्तुएं गिनना। तो गणना करना या वस्तुएं गिनना, तो प्राचीन जो गणित है, गणित का इतिहास जब आप देखेंगे तो अत्यंत प्राचीन इतिहास है एक, क्योंकि हम बिल्कुल मनुष्य के प्रादुर्भाव से लेकर के हम कहीं ना कहीं उसकी मनुष्य की क्रियाओं में हम गणित देख सकते हैं। और अभी हम जैसे बात करेंगे कि हमारे हाथ की जो 10 उंगलियां थी, वो 10 उंगलियों को मनुष्य ने सबसे पहले गिनने में प्रयोग किया। गणनाओं में सबसे पहला प्रयोग इन्हीं 10 उंगलियों से हुआ, जब मनुष्य 1 2 3 करके कहीं गिनता होगा। और ये जो 10 था ये इतना महत्वपूर्ण था कि गणितीय गणनाओं का आधार फिर जाकर के आगे 10 बना। ये जो दार्शनिक प्रणाली थी ये भारत से अरब होते हुए पाश्चात्य देशों तक गई,
और 10 को गणना का महत्वपूर्ण आधार माना गया। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमने जैसे इस बात को बोला है कि गणित की जो उत्पत्ति थी वो मैथमेटा शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता था गणना करना या वस्तुएं गिनना। ये हम पहले बात कर चुके हैं। और प्राचीन वैदिक साहित्य उसमें भी इसका उल्लेख है। प्राचीन वैदिक साहित्य में देखेंगे वहां पर भी गणित को एक गणना के शास्त्र के तौर पे लिया गया है। तो गणित वास्तव में कैसा विषय था? गणित वास्तव में एक ऐसा विषय था जिसका गणनाओं की प्रधानता वाला विषय था। ऐसा विषय जिसमें गणनाओं की प्रधानता है। और गणनाओं की प्रधानता से मेरा अर्थ होता है जब आप एक मात्रात्मक बात करते हैं, एक क्वांटिटेटिव बात करते हैं, अंकों, चिन्हों, संकेतों, आकार आदि की सहायता से परिमाण की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं। तो ये गणित का शब्दार्थ था। हमने इस बात को किया है, चर्चा की है हमने। सबसे पहले टॉपिक जो गणित के अर्थ में मैंने वहां आपको पढ़ाया है मेथड्स में, कि गणित जो है वो प्रारंभ में गणनाओं का शास्त्र माना गया। तो संकुचित अर्थ में गणित ऐसा एक शास्त्र, ऐसा एक विज्ञान है जहां पे अंकों, संकेतों, प्रतीकों के माध्यम से कुछ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट किए जाते हैं, जैसे मापन है, तौल है, दिशा, स्थान आदि का बोध होता है। इन सारे संदर्भ में गणित को लिया जाता है। अगर हम प्राचीन काल को देखें तो प्राचीन काल में गणितीय गणनाओं का आरंभ अंकों और दस्तक की गिनतियों से हुआ। ये जो दस्तक की गिनती का जो आधार था, दस्तक की गिनती का आधार वो हाथ की उंगलियों की वजह से था। जो हाथ की उंगलियां थी और उससे व्यक्ति गणित का कार्य, गिनने का कार्य करता था, गणनात्मक कार्य करता था। और 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्याएं थी, ये भारत से अरब होते हुए पाश्चात्य देशों तक पहुंची। तो फिर 0 से लेकर के और 9 तक के अंकों को, 0 से लेकर 9 तक के अंकों को इंडो अरेबिक अंक कहा गया, हिंदू अरेबिक अंक कहा गया। ये बात हम लोग करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास से जोड़ रहा हूं। भारतीय गणित का जो इतिहास था उस इतिहास से जोड़ेंगे। एक देखेंगे प्राचीन काल से लेकर के भारत में गणित की क्या स्थिति थी। सामान्य तौर पर यह माना जाता है, हमने भी ये पढ़ा है गणित की पुस्तकों में, कि ये थ्योरम इस गणितज्ञ ने दी, ये थ्योरम इस गणितज्ञ ने दी, ये थ्योरम इस गणितज्ञ ने दी। और आश्चर्य तब होता है जब वो सारे के सारे गणितज्ञ विदेश से होते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं फील आता है कि क्या हम जो गणित में इतने रिच हुआ करते थे, हमारी खगोल शास्त्रीय जो गणनाएं होती थी, जो हमारा गणितीय ज्ञान होता था, 0 का आविष्कार हमने किया, तो क्या हमारे गणितज्ञ इतने सक्षम भी नहीं थे कि वो गणित के ऐसे कोई सिद्धांत दे सकते जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे माना जाता? लेकिन सच बात तो ये थी कि हमारे गणितज्ञों की ऐसी कई सारी थ्योरम्स थी जिन्हें कुछ कवर चढ़ा करके, पैकिंग चढ़ा करके कई विदेशों के माध्यम से कुछ गणितज्ञों ने पुनः प्रस्तुतिकरण करके नाम छप गया। बेसिकली सिद्धांत वो हमारे यहां से निकले। आप जब वैदिक गणित पढ़ते हैं तो वैदिक गणित में कितने तीव्रतम गणनाओं का एक तरीका वहां बताया जाता है। तो निश्चित तौर पर जब और वेद जो है वो विश्व में सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक माने जाते हैं, इस बात को हम जानते हैं, हमारी संस्कृति इस बात को कहती है। तो निश्चित तौर पर गणितज्ञों का योगदान बहुत ज्यादा बड़ा रहा होगा। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि उसे प्रदर्शित नहीं किया गया या प्रदर्शित नहीं होने दिया गया, या कई सिद्धांतों पे पैकिंग कर करा करके अपने नाम से कहीं उनको प्रचलित कर दिया गया। ये निश्चित तौर पे हुआ है। लेकिन आज हम उसी बात को जानेंगे और संभवतः मैं जो समझता हूं कि इस टॉपिक को शामिल करने का सिलेबस पे शायद उद्देश्य भी यही होगा। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि गणित जो शब्दार्थ के तौर पे था वो अंकों, संकेतों, प्रतीकों के माध्यम से कुछ परिमाण की, क्वांटिटी की बात करने वाला शास्त्र था, दिशा की बात करने वाला था, स्थान की, लोकेशन की बात करने वाला शास्त्र था। प्राचीन काल में जो गिनना था 1 से 10 तक से प्रारंभ हुआ। हाथ की उंगलियों से 1 से 10 गिना जाता था और इन्हीं की सहायता से मनुष्य ने गिनना सीखा और संख्या 10 जो थी वो गणना का आधार बनी। संख्या 10 गणना का आधार बनी। इस संख्या 10 के गणना का आधार बनने का लॉजिक अब हमारी समझ में आता है कि मनुष्य के हाथ में 10 उंगलियां थी और उसकी गिनती कहीं ना कहीं 10 पे समाप्त हो जाती थी। तो उसने 10 के आधार पे फिर सारी चीजों को समझा। तो आधार जो बना गणना का वो 10 आधार बना। और ये जो आधार है गणना 10 के आधार पे करना, ये संख्या पद्धति का एक प्रमुख आधार होता है। संख्या पद्धति में 10 को आधार मान करके ही सारी गणनाएं की जाती हैं। अभी हम देखेंगे प्राचीन काल में जैसे 10 की बात करते हैं, दहाई की बात करते हैं, तो 10 है, शत है, सहस्त्र है,
लक्ष, लाख है, करोड़ है, कोटि है। तो ये जो प्राचीन काल में भी जो संख्याएं जो होती थी तो वो किस प्रकार से होती थी वो अभी मैं, क्योंकि वहां से प्रश्न हमारा उठेगा। तो भारत से ये दार्शनिक स्थान पद्धति अरब गई और वहां से पश्चिमी देशों तक पहुंची। मैंने जैसा भी आपको बोला था कि भारत से ये जो गणित का ज्ञान था ये अरब होते हुए वेस्टर्न कंट्री तक पहुंचा, और वो वेस्टर्न कंट्री के जो गणितज्ञ थे, तथाकथित जो विद्वान थे, उन्होंने हमारे यहाँ के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करके नाम अपना कर दिया। आप में से बहुत सारे बच्चों को याद होगा कि जिस प्रमेय को हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग जो होता है, वो प्रमेय वास्तव में पाइथागोरस से बहुत पहले बोधायन नामक हमारे जो ऋषि थे, बोधायन नामक ऋषि ने दे दी थी, और आज भी कई जगह पुस्तकों में उस प्रमेय को बोधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो 1 से 9 तक के अंकों को हिंदसा कहा जाता था। अरब के लोग जो थे वो 1 से लेकर 9 तक के अंकों को हिंदसा कहते थे। एक प्रश्न यहां से बनेगा, हिंदसा क्या थे? तो हिंदसा अंक जो होते हैं वो 1 से 9 तक के होते हैं, अरेबिक लैंग्वेज में है, और पाश्चात्य देश 0 से 9 तक के अंकों को हिंदू अरेबिक अंक कहते हैं। तो हम जो अंक जो लिखते हैं 0 से लेकर 9 तक के, वो उन अंकों को इंडो अरेबिक, आप भी जैसे कंप्यूटर में देखते हैं इंडो अरेबिक डिजिट उनको बोला जाता है, के नाम से जाना जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार गणित का प्रारंभ ऋग्वेद से माना जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आपको अगर आपने गत वर्षों के सवाल किए हैं और मैंने शायद अपने जो मॉडल पेपर्स कराए हैं वहां पे ये प्रश्न आया है कि भारत में गणित का जो प्रारंभ है वो निम्न में से किस वेद से माना जाता है। वहां पे आपको विकल्प दिए थे सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो जो पुस्तक है वो ध्यान रखेंगे, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद से गणित का प्रारंभ माना जाता है। ये प्रश्न हमारा उठा है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान देंगे। गणित में भारतीय गणितज्ञों के योगदान को समझने से पहले हमें एक बार भारतीय गणित का इतिहास हमको देखना ज्यादा श्रेयस्कर होगा, उचित होगा कि हम लोग गणितज्ञों का योगदान देखें, उससे पहले गणित का एक डेवलपमेंट देखें किस चरण में। और हम जब गणित का योगदान, गणितज्ञों को योगदान देखते हैं, उससे पहले जब गणित की इतिहास में जाते हैं तो हम बात करते हैं बिल्कुल अनंत काल से, बिल्कुल प्राचीन, जहां से मनुष्य का कहीं जन्म हुआ होगा, वहां से उसने काम करना शुरू किया होगा। और वो जो काल है हम गणित की भाषा में उसे एक अंधकार काल, गणित का अंधकार काल बोलते हैं, क्योंकि उसके बारे में कोई लिखित साहित्य हमारे पास नहीं है। ऐसा कोई लिखित साहित्य नहीं है, ऐसे कोई अभिलेख नहीं है, ऐसे कोई भित्ति, कोई लेख प्राप्त नहीं हुए, शिलालेख प्राप्त नहीं हुए उस दौर के। मैं अंधकार काल की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल प्रारंभ से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक। हम गणित के इतिहास को इन स्लाइडों के माध्यम से अलग अलग कालखंडों में बांट करके कैसे देखने वाले हैं। सबसे पहले इतिहास को देखेंगे हम गणित के अंधकार काल के परिप्रेक्ष्य में। तो गणित का अंधकार काल जो था ये सबसे पहला काल है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और ये माना जाता है 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व यानी कि बीसी, बिफोर क्रिस्ट, ईसा से 10,000 पहले तक, यानी कि प्राचीन काल से लेकर के 10,000 बीसी तक, ईसा से भी 10,000 पहले तक। और ये जो समय था अंधकार काल, गणित का अंधकार काल इसलिए कहा है क्योंकि इस दौर में गणित का कोई लिखित अभिलेख नहीं मिला है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला है, ऐसी कोई सामग्री, ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली है जो ये प्रदर्शित करती हो कि इस दौर में गणित इतना उन्नत था। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी जो चीज हमको पता लगी है कि इस अंधकार काल के बाद के जो काल थे, जैसे अभी हम देखेंगे गणित का आदि काल देखेंगे, तो जो अंधकार काल के बाद 10,000 ईस्वी पूर्व तक, 10,000 ईस्वी पूर्व के बाद जो और समय और नया समय है, तो वहां जो गणित का जो विकास हमको देखने को मिलता है, उस गणित के विकास को देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो विकास है ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। कौन सा वाला? जो इस अंधकार काल के बाद था। तो कहीं पे कोई गणित का या किसी भी क्षेत्र में विकास होता है, उसे देख करके ये अनुमान लगाना सहज होता है कि ये जो विकास है, क्या ये विकास आज ही हुआ या इसकी भूमिकाएं पहले से बनी। तो उस काल के, इस काल के बाद उस काल में लोग गणित में जितने दक्ष हुआ करते थे, उनकी दक्षता को देख करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो दक्षता उनमें रातों रात नहीं आई होगी, मतलब उससे पहले के काल में भी गणित की गणनाएं कहीं ना कहीं प्रभावी होंगी, गणित कहीं ना कहीं विकसित हो रहा होगा, जिसका परिणाम इस काल में देखने को मिला है। तो मैं बात कर रहा हूं कि इस अंधकार काल में जो 10,000 ईस्वी पूर्व तक था, इस 10,000 ईस्वी पूर्व तक में गणित और ज्योतिष से संबंधित कोई लिखित साहित्य तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के वर्षों में गणित और ज्योतिष के विकास से संबंधित
विभिन्न प्रमाणों और साहित्य को देखकर अनुमान लगता है कि ये विकास रातों रात नहीं हुआ। मैं अभी जिस एक दूसरे काल की बात करूंगा, गणित का उदय काल, मैं वापस आता हूं तो ये जो गणित का अंधकार काल है, इसके बाद गणित का उदय काल आया, उसके बाद गणित का आदि काल आया, फिर गणित का मध्य काल आया। तो गणित का जो उदय काल है, वहां उदय काल में विकास ज्यादा था, तो उदय काल का विकास रातों रात तो नहीं हुआ होगा। निश्चित तौर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह विकास पहले से कहीं ना कहीं होता आ रहा होगा। तो इस दौर का कुछ विकास था जो ट्रांसफर हुआ गणित के उदय काल में। लोगों की गणनाएं हमको देखने को मिलती, वहां के साक्ष्य हमारे पास हैं और वहां के साक्ष्य ये बताते हैं कि इससे पहले का कोई गणितीय बेस जरूर रहा होगा। तो कोई लिखित दस्तावेज, कोई प्रमाण साहित्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि वो जो आगे का विकास है वो रातों रात नहीं हुआ होगा। निश्चित ही उससे पूर्व इन क्षेत्रों में ये ज्ञान रहा होगा कि लोग ग्रह नक्षत्रों के ज्ञान, स्थान, समय, दिशा और प्राकृतिक घटनाओं का अनुमान लगाने में समर्थ रहे होंगे। ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस काल के लोग ग्रह नक्षत्रों की दिशा है, स्थान है, समय है, दिशा है, प्राकृतिक घटनाएं, उसका अनुमान लगाने में सक्षम रहे होंगे। और अनुमान लगाने में सक्षम रहे होंगे, कहीं ना कहीं तार्किक तौर पर सोचने में सक्षम रहे होंगे, कहीं ना कहीं सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की प्रक्रिया में सक्षम रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो सामान्यीकरण, जो सामान्य अनुमान की बात हम करते हैं, सामान्य अनुमान ही जनरलाइजेशन होता है, वही आगमन होता है, आगमनात्मक चिंतन होता है। तो ये जो चिंतन में आगमनात्मकता होगी, तार्किकता होगी, निश्चित तौर पर इस बात का प्रतीक होगी कि इस काल में कहीं ना कहीं गणित अस्तित्व में रहा होगा। ये बहुत प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्राचीनतम काल से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व, ईसा से भी 10,000 पहले तक की। लेकिन इस काल में गणितीय ज्ञान का स्वरूप श्रुत ही था, यानी कि सुनने से ही था। कोई लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, ऐसा कुछ आविष्कार नहीं था, तो केवल श्रुत ही था, यानी कि केवल सुना सुनाया था। तो हम यहां से कोई बात प्रश्न के तौर पे निकालने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन हाँ, इससे आगे ज्ञान हमेशा एक चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ता है। तो आगे के कई खंडों से जब प्रश्न निकलता है, उसका आधार कहीं पूर्व ज्ञान होता है। आप चरणबद्ध तरीके से चले, मैं आपको बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से ले चलता हूं। सबसे पहला गणित के इतिहास का ये बिंदु कि गणित का जो अंधकार काल था, 10,000 ईस्वी पूर्व तक जो माना जाता है, वहां का कोई लिखित दस्तावेज साक्ष्य नहीं है, लेकिन आगे के कालों का गणित का विकास इस बात को बताता है कि पीछे कहीं से विकास होके आया होगा, वो पीछे ये था। तो इस काल के बाद अगला जो काल है गणित के इतिहास का, वो गणित का उदय काल। और ये गणित का जो उदय काल है, जो 10,000 ईस्वी पूर्व था, वहां से प्रारंभ हो 500 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि ईसा से 500 साल पहले तक, लगभग 9,500 साल का ये लगभग समय है। और 10,000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक इस काल में वैश्विक गणित साहित्य का सृजन हुआ, विकास और विस्तार हुआ। श्रुत वैदिक मंत्रों के गहन अध्ययन से पता चलता है कि इस काल में गणित पर्याप्त विकसित था। हम जब वैदिक मंत्रों की बात करते हैं, श्रुत वैदिक मंत्रों की, तो उनसे ये पता लगता है कि अभी हम चूंकि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पे भी हम लोग आने वाले हैं, उसके बाद मध्य काल पे हम लोग आएंगे। तो ये जो काल था, श्रुत वैदिक मंत्र जो थे, वो इस बात को बताते हैं कि निश्चित तौर पर इस टाइम में गणित का सृजन हुआ। देखो, 3 चीजें हैं, सृजन हुआ, विकास हुआ और विस्तार हुआ। सृजन, विकास और विस्तार। तो निश्चित तौर पर कुछ गणितीय तर्कों का, गणितीय नियमों का, गणितीय सिद्धांतों का, गणित की कुछ अवधारणाओं का निश्चित तौर पर सृजन हुआ होगा, उनका विकास हुआ होगा और उनका प्रसार हुआ होगा, विस्तार हुआ होगा। तो ये इस काल को लेकर के, गणित के उदय काल को लेकर के हम लोग मानते। कुल मिलाकर के ये जो काल था, इसमें गणित पर्याप्त विकसित हो चुका था। यद्यपि इस काल से भी जुड़े कोई ऐसे कोई साहित्यिक अभिलेख और वो नहीं है हमारे पास बहुत ज्यादा जिसको प्रमाणिक माना जाए, लेकिन आगे के, फिर वही बात मैं बोलूंगा कि आगे के खंडों का विकास ये बताता है कि पिछला खंड कितना उन्नत रहा होगा। तो ये जो बात थी, उसके बाद हमारी बात होगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण काल है जिसे हम गणित का आदि काल बोलते हैं, या जिसे वैदिक और उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। ये गणित का आदि काल, उत्तर वैदिक काल था। ये 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, ये लगभग 1500 वर्ष का एक समय है। और इस काल को हम लोग देखेंगे, ये वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और वैदिक और उत्तर वैदिक काल गणित के विकास का एक प्रमुख काल माना जाता है, जिसके लिखित साक्ष्य साहित्य के तौर पे हमारे पास है, और जिसके आधार पे हम ये मान सकते हैं कि गणित
कि जो यात्रा है भारतीय गणित की यात्रा, वो निश्चित तौर पर वैश्विक गणित की यात्रा से पूर्व की यात्राएं हैं और वैश्विक गणित को आधार प्रदान करने वाली हमारे एक ज्ञान की एक लंबी एक श्रृंखला थी। गणनाओं का जो आधार था, जैसे मैंने अभी बोला था कि 1 से लेकर के 10 तक की गणनाएं हम उंगलियों के माध्यम से करते थे, तो फिर प्रत्येक जो गणना चली वो 10 को आधार मान करके चली। जैसे हमने दहाई है तो दहाई को 10 कहा, हमने सैकड़ा है तो सैकड़ा को हमने 10 दहाई कहा, यानी कि उसको भी हमने 10 के तौर पे कहा। हमने हजार को 10 सैकड़े के तौर पे देखा। हमने 10,000 को हजार के 10 के तौर पे देखा। ये जो सारी की सारी गणनाएं थी, इनको नाम था और ये यहां से सवाल उठ सकता है हमारा। मैं देखता हूं, हम इस काल को, आदिकाल को 2 भागों में बांटते हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और ये ध्यान रखेंगे, वैदिक काल को अंक गणित के विकास का काल माना जाता है और उत्तर वैदिक काल को रेखा गणित के विकास का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल अभी आएगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि जो यज्ञ की, उस समय यज्ञ हुआ करते थे, हवन हुआ करते थे, तो जो यज्ञ की वेदियां जो होती थी उसमें जो रस्सी होती थी, शुल्ब, जिसे शुल्ब बोलते थे, वो शुल्ब सूत्रों का जो उल्लेख जो मिलता है, वो शुल्ब सूत्र बताते हैं कि रेखा गणित उत्तर वैदिक काल में कितना उन्नत हुआ। तो वैदिक काल को अंक गणित के, ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा से जुड़ा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि वैदिक काल को में से गणित की किस शाखा के विकास के लिए जाना जाता है। तो वैदिक काल को अंक गणित के लिए और उत्तर वैदिक काल को रेखा गणित के विकास के लिए जाना जाता है। हम एक बार वैदिक काल को देख लेते हैं। अंक गणित के विकास का काल माना जाता है और महर्षि वेद व्यास द्वारा अनुमोदित नारद विष्णु पुराण के 3 स्कंद में गणितीय संख्याओं का प्रतिपादन हुआ। जो नारद विष्णु पुराण है, वेद व्यास द्वारा रचित है, उसके 3 स्कंद में गणितीय संख्याओं का प्रतिपादन हुआ और जिसके अनुसार गणनाएं इस प्रकार से होती थी। ये देखेंगे, जैसे 10, 100 जिसको हम दहाई बोलते हैं, शत यानी कि सैकड़ा, जो 100, सहस्त्र यानी कि 10,000 या 1,000 यानी कि 10 की घात 3, ये 10 की घात 2, अयुत 10,000 यानी कि 10 की घात 4, लक्ष्य 1 लाख, लक्ष्य बोला जाता था 1 लाख जो 10 की घात 5, करोड़ को कोटि बोला जाता था, 1 करोड़ 10 की घात 7 होगा, क्योंकि 1 लाख 10 की घात 5, 10 लाख 10 की घात 6 और करोड़ वो होगा जिसमें 10 लाख के 10 होंगे, जिसे हम वर्तमान में 10 मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन 10 लाख का होता है। तो कोट जो होता है वो 1 करोड़ 10 की घात 7। उसके बाद करोड़ से बड़ी जो इकाई होती थी अबुध, ये 10 करोड़ यानी कि 10 की घात 8 होता था। 1-1 करोड़ के 10 होंगे तो अबुध होगा। और ऐसे अबुध जो है, ऐसे अबुध 100 करोड़, ऐसे 100 करोड़ होंगे तो अब्ज बनेगा। ये अब्ज 100 करोड़ से बनेगा, यानी कि जिसे हम 1 अरब कहेंगे। 1 अरब जिससे में 100 करोड़ होंगे वो 10 की घात 9। फिर उसके बाद अरब से खरब आएगी जिसमें 10 अरब होंगे, यानी कि 10 टू द पावर 10। उसके बाद खरब के बाद अगली जो इकाई महापदम, जिसमें 10 खरब होंगे यानी कि 10 की घात 11। शंकु यानी कि नील, जिसमें 10 महापदम होंगे 10 की घात 12। और सबसे बड़ी जो इकाई होगी पराध, जो 10 की घात 17, 10 टू द पावर 17। तो ये जो गणनाओं का आधार था, ये आपको ध्यान रखना है। वैदिक काल में गणनाएं जो होती थी वो गणनाएं इस प्रकार से होती थी। तो यहां से हमको एक प्रमुख जो बात मिलेगी कि जो 10 को आधार माना गया, 10 को आधार हमने कारण बता दिया 10 को क्यों आधार माना गया। और संख्या पद्धति में 10 का बड़ा महत्व होता है। हम जितने भी वैज्ञानिक गणनाएं जितनी भी होती हैं, उसमें जो बड़ी बड़ी राशियां होती हैं उन सबको 10 की पावर में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो 10 की पावर का ये कॉन्सेप्ट है। प्राचीन काल में, वैदिक काल में गणनाओं में इन शब्दों का प्रयोग होता था। आप इनको ध्यान रखेंगे, 10, शत, सहस्त्र, अयुत, लक्ष, कोटि, अबुध, अब्ज, ये सारी की सारी खरब और ये सारी शंकु, नील, ये महापदम, ये सबको सब आपको याद रखना है। सबसे बड़ा जो पराध है 10 की घात 17। तो ये जो प्रश्न बनेगा निश्चित तौर पर यहाँ से कोई बात हमारी उठ सकती है। हर बात को हम लोग, तो प्रमुख बात क्या थी, वैदिक काल अंक गणित के, और आप देख रहे हैं ये जो गणनाएं है अंक गणित से रिलेटेड है। अंक गणित के विस्तार का काल माना जाता है, अंक गणित के विकास का काल माना जाता है वैदिक काल को। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल, इस उत्तर वैदिक काल को रेखा गणित के विकास का काल माना जाता है। और हम रेखा गणित के विकास का काल
क्यों मानते हैं? क्योंकि इस दौर में जो हमको प्रमाण मिले हैं, जो उल्लेख मिले हैं, वहां पे यज्ञ की वेदियां आयत के आकार की हैं या वर्ग के आकार की हैं या कहीं किसी अन्य ज्यामितीय आकृति के आकार की हैं, वो जो उल्लेख मिलते हैं उन आकृतियों के, तो निश्चित तौर पर यह अनुमान सहज लगाया जा सकता है कि वो जो कालखंड रहा होगा वो कालखंड रेखा गणितीय विकास का कालखंड रहा होगा। तो रेखा गणित के विकास का काल माना जाता है। यज्ञ की वेदियों को बनाने में जो यज्ञ की वेदियां बनती थी, जिसमें यज्ञ होते थे, हवन होते थे, गणित के सूत्रों का प्रयोग किया जाता था, उन्हें शुल्ब सूत्र बोलते थे, शुल्ब सूत्र। तो प्रश्न यहां से बनेगा कि प्राचीन काल में शुल्ब सूत्र क्या थे? शुल्ब सूत्र थे रेखा गणित के वे सूत्र जो यज्ञ की वेदियां बनाने में काम में लिए जाते थे। रेखा गणित के जिन सूत्रों का प्रयोग यज्ञ की वेदियां बनाने में लिया जाता था वो शुल्ब सूत्र कहलाते थे। और ये जो शब्द है शुल्ब, ये शुल्ब उस रस्सी का नाम होता था जिसका प्रयोग यज्ञ की वेदी बनाने में होता था, मापन में होता था। जब यज्ञ की वेदी का मापन होता था तो जिस रस्सी का प्रयोग किया जाता था वो रस्सी शुल्ब कहलाती थी और उससे शब्द बना शुल्ब सूत्र। इस काल में तीन प्रमुख गणितज्ञों बोधायन, जिनका उल्लेख मैंने अभी किया, जिसको मैं बोल रहा था कि पाइथागोरस की जो थ्योरम है वो बेसिकली हमारे भारतीय संदर्भ में बोधायन प्रमेय के नाम से जानी जाती है, जो मैंने कहा बोधायन प्रमेय के नाम से जानी जाती है, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर जो होता है बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हालांकि ये जो प्रमेय है कर्ण, आधार और लंब के शब्द में नहीं थी। मैंने बच्चों को ऑफलाइन क्लास जब मेरी चली थी मैंने बोला था कि इस बात को कर्ण, आधार, लंब ये नाम बाद में दिए, इस बात को कहा, प्रतिपादित किया बोधायन ने, जिसे हम पाइथागोरस के नाम से भी आगे जानते हैं, पाइथागोरस की थ्योरम के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस यूनान के थे, ग्रीक के थे। तो उन्होंने कहा कि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हमने कर्ण कहा है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका अकेले का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे हमने जब सूत्र का नाम दिया, सूत्र का स्वरूप दिया, तो कर्ण वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इस रूप में ये सूत्र गया। तो तीन प्रमुख जो गणितज्ञ थे जिनके नाम हमको मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में, बोधायन, महर्षि बोधायन, अयस्तम और कात्यायन। महर्षि कात्यायन के नाम उल्लेखनीय है। और सबसे बड़ी बात जो थी कि इस काल में जो जैन धर्म प्राचीन धर्म है और जैन धर्म के जितने भी प्राचीन ग्रंथ जो मिलते हैं उनमें आप देखेंगे उनमें गणित के कई श्रेष्ठ, कई सारे हमारे गणितज्ञ जो हैं उनका तो सीधे सीधे जैन धर्म से संबंध रहा है। वो जैन धर्म से निकले लोग हैं जिन्होंने गणित बहुत ज्यादा उन्नत स्वरूप में दिया। और जैन धर्म में जो प्रमुख जो दो ग्रंथ हैं सूर्य प्रज्ञाप्ति और चंद्र प्रज्ञाप्ति, इनका उल्लेख है इस उत्तर वैदिक काल में। और सूर्य प्रज्ञाप्ति में तो जो पैराबोला जो होता है, दीर्घवृत्त जो होता है, वो दीर्घवृत्त का उल्लेख किया गया है। और आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि पैराबोला का उल्लेख किसी प्राचीन ग्रंथ में होना इस बात को बताता है कि उस दौर के लोगों का गणित कितना विकसित रहा होगा। तो उत्तर वैदिक काल तीन ये गणितज्ञ प्रमुख इससे जुड़े, बोधायन, कात्यायन और अयस्तम। और रेखा गणित के विकास का काल ये माना जाता है। रेखा गणित का विकास सबसे ज्यादा हुआ। शुल्ब सूत्र इस दौर में लागू थे। शुल्ब रस्सी का नाम था जिससे यज्ञ की वेदियों का मापन किया जाता था और जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता रेखा गणित के सूत्रों का यज्ञ की वेदियों के मापन में, उन सूत्रों को शुल्ब सूत्र कहते थे। तो उत्तर वैदिक काल अंक गणित का और रेखा गणित का उत्तर वैदिक काल। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये एक इतिहास से जुड़ी बात है। मैं आपको भारतीय गणितज्ञों के योगदान में ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले हम एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। और इस पूरी बैकग्राउंड का अगला जो खंड है ये सबसे महत्वपूर्ण खंड है, जिसे हम गणित का मध्यकाल यानी कि स्वर्ण युग मानते हैं। और यहां से एक प्रश्न बनेगा कि गणित का, भारतीय गणित के संदर्भ में स्वर्णिम युग कौन सा माना जाता है? मध्यकाल माना जाता है, क्योंकि मध्यकाल जो था उसी में सबसे ज्यादा गणितज्ञों ने जन्म लिया। यानी कि जन्म लेने से मेरा अभिप्राय है कि इस दौर में जन्मे गणितज्ञों ने सबसे ज्यादा ऐसा उल्लेखनीय कार्य किया जो एक मानक के तौर पर है पूरे विश्व में, जो एक देन मानी जाती है। इससे 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, 400 ईस्वी यानी कि मैं एडी की बात कर रहा हूं, एडी 400 एडी से, जैसे अभी सन 2022 चल रहा है तो 2022 एडी है ये, तो हम बात करें 400 एडी से लेकर के 1200 एडी तक, ईस्वी तक, ये गणित का स्वर्णिम युग माना जाता है। और स्वर्णिम युग इसलिए माना जाता है कि इस दौर में जन्मे जो गणितज्ञ थे उन्होंने गणित की अत्यंत महत्वपूर्ण
सिद्धांतों का सृजन किया, विस्तार किया और प्रसार किया। सृजन किया, प्रतिपादन किया, यानी कि सृजन किया, विस्तार किया और प्रसार किया गणित के अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांतों का। और इन्होंने गणित में क्या क्या उल्लेखनीय कार्य किए, इनके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहीं से हमारा गणित के भारतीय गणितज्ञों के योगदान का टॉपिक जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम किसी भी टॉपिक को डायरेक्ट पढ़ें, उससे पहले उसकी एक पूर्व भूमिका से एक बार परिचित होकर के आए। तो आपने भारतीय गणितज्ञों का योगदान, जैसे मैं अभी ये ले रहा हूं कि भारतीय गणितज्ञों का योगदान जो हमारे सिलेबस में है, लेकिन इससे पहले हमने जो यहां पढ़ा, यहां तक हमने पढ़ा कि हमने गणित का जो विकास था भारतीय संदर्भ में, उसे हमने 4 अलग अलग कालखंडों में देखा। गणित का अंधकार काल, गणित का उदय काल, गणित का वैदिक और उत्तर वैदिक काल और गणित का मध्य काल। ये जो स्वर्णिम युग है, ये 4 काल माने जाते हैं। और इसी स्वर्णिम युग में, इसी मध्यकाल में जन्मे जो गणितज्ञ थे, उन्हीं की देन को हम पढ़ते हैं और वही देन हमारे प्रश्नों के तौर पर आती है, संदर्भों के तौर पर आती है। तो क्या योगदान गणितज्ञों का रहा, उस योगदान को देखेंगे। और मैं जो जितने भी महत्वपूर्ण गणितज्ञ हैं, उन सब के योगदान को मैं आपके बीच में लेकर के हूं। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले इंपोर्टेंट गणितज्ञ हमारे और आर्यभट्ट प्रथम। आर्यभट्ट प्रथम, इससे जुड़ा प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा है। और वो प्रश्न कौन सा है, ये प्रश्न अभी हम देखेंगे। ये वाला प्रश्न है। सबसे पहले एक बार पुस्तकें देखें, प्रमुख पुस्तकें क्या है। आर्यभट्ट प्रथम की प्रमुख पुस्तकें आर्यभट्टीय, आर्याष्ट शतम। और आर्याष्ट शतम में 4, ये जो गणित 2 भाग हैं, गणित पादिका और कालक्रिय पादिका, और एक दश गीतिका और एक गोलापाद। ये जो 4 पुस्तकें हैं, इन 4 पुस्तकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं परीक्षा में। इसमें से आर्यभट्टी पुस्तक आ गई है, दश गीतिका पुस्तक पूछी जा चुकी है, दश गीतिका पुस्तक, गोलापाद ये कैलकुलेशन है, गोले की कैलकुलेशन का है, कालक्रियापाद ये टाइम कैलकुलेशन का है। तो ये जो पुस्तकें हैं आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा रचित हैं। आर्यभट्ट प्रथम 499 ईस्वी 499 ईडी में ये जन्मे। और इनका जो प्रमुख जो देन है गणित को इनकी जो प्रमुख देन मानी जाती है, जो कार्य मैं बता रहा हूं, कार्य के 332 श्लोकों में गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। आर्यभट्ट प्रथम ने पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक, ये मैंने शायद प्रश्न कराया भी है मेरे मॉडल पेपर में, आपको ये सवाल मिलेगा जहां पे मैंने ये किस वर्ष आया उसका भी मैंने शायद जिक्र वहां पे किया है। प्रश्न आया था कि पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक शुद्धतम रूप में ज्ञात करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, वो सबसे पहले श्रेय जाता है आर्यभट्ट प्रथम को। तो 4 स्थानों तक 3.1416 ज्ञात किया। और सबसे पहले ये बताया कि सूर्य स्थिर है, जबकि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी गति करती है। क्योंकि उससे पहले तक आपको याद है, ये तो आपने पढ़ा है, गैलीलियो के संदर्भ में आपने पढ़ा है कि गैलीलियो, मैंने तो कई बार क्लास में इस प्रसंग का उल्लेख किया, गैलीलियो वो प्रथम व्यक्ति था। मैंने कहा इस बात को कि गैलीलियो वो प्रथम व्यक्ति था, लेकिन हम जब अपने भारतीय गणितज्ञों के योगदान में जाते हैं तो हमको पता लगता है कि गैलीलियो ने जिस बात को 1642 ईस्वी में कहा, इस बात को उससे 1000 साल से भी ज्यादा पहले आर्यभट्ट प्रथम कह चुके थे। इस बात को गैलीलियो ने इस दौर में कहा। और जब गैलीलियो ने इस बात को कहा था कि नहीं, ये जो सूर्य है जिसको आप कहते हो कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है, सारे ग्रह, सूर्य सहित सारे ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, ये उस समय तक माना जाता था। तो गैलीलियो ने इस बात को कहा कि नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। लेकिन इस बात को आर्यभट्ट प्रथम उनसे 1100 साल पहले इस बात को बोल चुके थे। और कोपरनिकस ने भी 16वीं शताब्दी में इस तथ्य को स्वीकार किया था कि हाँ, ये बात सही है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी गति करती है, सूर्य स्थिर है, सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह जो है वो गति करते हैं। 1642 में जब गैलीलियो ने इस बात को कहा था तो गैलीलियो को तो फांसी पे चढ़ा दिया गया, इसलिए कहा गया कि आपने धर्म विरुद्ध बात की है। क्योंकि तत्कालीन समय में जो धर्म प्रचलित थे, उस समय ये माना जाता था उनके देश में कि उनके धर्म में कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी स्थिर है, सृष्टि का केंद्र है, सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सूर्य भी चक्कर लगाता है। तो उन्होंने जब इस बात को कहा कि सूर्य चक्कर नहीं लगाता है, सूर्य तो वही रहता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। और हम अपने भारतीय संस्कारों के हिसाब से देखें तो हम तो आज भी इस बात को बोलते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। हालांकि हम जानते हैं कि सूर्य कहीं नहीं निकलता है, ना पूर्व से निकलता है ना पश्चिम में डूबता है। लेकिन चूंकि पृथ्वी हमारी माता है तो माता को हम दोष दे नहीं सकते।
माता को हम बोल नहीं सकते हैं, तो सारा दोष पिता पे डालते हैं कि भाई तू ही पूर्व से निकल के पश्चिम में जाता है। जबकि वास्तविकता ये कि सूर्य जहां पर है वहां पर है। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व होती है, तो सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता दिखता है। ये बात गैलीलियो के नाम से प्रसिद्ध है, ये बात कोपरनिकस के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन हमको जानकर के आश्चर्य होता, मुझे भी आश्चर्य हुआ इस बात को जब मैंने पहली बार जाना कि उनसे 1100 साल पहले हम इस बात को बोल चुके थे, आर्यभट्ट प्रथम। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनेगा, इनकी पुस्तक के प्रश्न बनेंगे। आर्यभट्टीय, आर्याष्ट शतम, 10 गीतिका, गोलापाद, गणित पादिका, कालक्रिय पादिका, ये जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें ध्यान रखेंगे, ये पुस्तकें आर्यभट्ट प्रथम के नाम से है। पाई का मान 3.1414 से 4 स्थानों तक। किसने सबसे पहले ये प्रश्न, जैसे मैंने कहा 332 श्लोकों में इनका गणित का कार्य निहित है, ये पहले गणितज्ञ, इनका योगदान। दूसरा, भास्कराचार्य प्रथम, और ये भास्कराचार्य प्रथम, भास्कराचार्य द्वितीय के बड़े उल्लेखनीय कार्य हम आगे देखेंगे। भास्कराचार्य प्रथम 600 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 600 ईस्वी, 600 ईडी की बात कर रहा हूं मैं। इनकी पुस्तक जो है, पुस्तक ध्यान रखेंगे, पुस्तक है इनकी महाभास्करीय, आर्यभट्टी भाष्य और लघु भास्करीय, ये 3 पुस्तकें हैं। इन तीनों पुस्तकों को याद रखेंगे। और इनका जो कार्य है, इनका जो योगदान है गणित में, वो कार्य था, इन्होंने नया कोई कार्य नहीं किया, लेकिन इन्होंने आर्यभट्ट प्रथम द्वारा जो प्रतिपादित गणितीय सिद्धांत थे, जो सूत्र थे, उनका विकास किया, उन्हीं पे काम किया। जो गणित के सूत्र सिद्धांत उन्होंने दिए थे आर्यभट्ट प्रथम ने, क्योंकि 600 और 499 ईस्वी, यानी कि इनसे लगभग 100 वर्ष पहले का कहीं जीवन काल उनका रहा है। तो उनके द्वारा दिए गए गणितीय सिद्धांतों को, सूत्रों को आगे विकसित करने का काम इन्होंने किया। इनके नाम से पृथक स्पेसिफिक कोई काम नहीं है, भास्कराचार्य प्रथम के नाम से। तो पुस्तक लेकिन आपको जरूर याद रखनी है कि पुस्तक कौन सी थी और किस पुस्तक के लेखक कौन है, ये तो हमको ध्यान रखनी है, अभी आगे और आएंगे। ये भास्कराचार्य प्रथम 600 ईस्वी। अगले जो गणितज्ञ थे, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की ये पुस्तक, ये परीक्षा में आ चुकी है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के लेखक ब्रह्मगुप्त थे। 628 ईस्वी इनके जन्म का काल है। और इनका जो कार्य था, ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न परीक्षा में बड़ा अच्छा आता है कि अनिर्णीत द्विघात समीकरण का हल ये किस गणितज्ञ की देन मानी जाती है? ब्रह्मगुप्त की देन मानी जाती है। प्रिज्म और शंकु के घनफल ज्ञात करने की विधि ब्रह्मगुप्त ने दी, और बीजगणितीय समीकरणों के कुछ हल की कुछ विधियां, कुछ तरीके इन्होंने दिए। तो ब्रह्मगुप्त जो थे 628 ईस्वी में, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत इनकी पुस्तक है। ये इनके कार्य है, इनके कार्य को इनसे कनेक्ट करेंगे। परीक्षा में प्रश्न यहां से बिल्कुल बन सकता है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत मैंने देखा था, मैं एक मॉडल पेपर देख रहा था, उसमें ये ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का सवाल मैंने देखा था, किसने लिखी, किस परीक्षा में है ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। तो चलिए ये ध्यान रखेंगे कि कौन सी पुस्तक है और कौन सी कार्य है। अगले, श्रीधर आचार्य। और ये श्रीधर आचार्य आपको बड़े याद होंगे। मुझे तो 9th क्लास में जो श्रीधर आचार्य का नाम सबसे पहले पढ़ा था मैंने, तो मैं सोचता था कि श्रीधर आचार्य विधि हम जिसको बोलते हैं, जहां पे आप किसी द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो मूल होते हैं किसी भी समीकरण के निकालने का, सबसे सिंपल तरीका माना जाता है, सबसे सरल तरीका। हम जो द्विघात समीकरण, आज भी 10वीं क्लास में द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के जो तरीके हैं, उसमें अलग अलग जो विधियां हैं, उसमें श्रीधराचार्य विधि के द्वारा भी ज्ञात करते हैं। तो वो बच्चों के लिए बड़ी सरल भी पड़ती है। तो इनकी जो पुस्तक है श्रीधराचार्य की, 850 ईस्वी इनके जन्म का वर्ष है, ध्यान रखेंगे। नवशतिका इंपोर्टेंट पुस्तक है, और त्रिशतिका पाठी, ये बड़ी इंपोर्टेंट है। और इसमें ध्यान रखेंगे, इसी पुस्तक का जो अनुवाद है वो अरेबिक लैंग्वेज में किया गया, और उस पुस्तक का नाम था हिसाबुल तरब्त। और यहां से ये प्रश्न बना है परीक्षा में, मैंने शायद ये मॉडल पेपर में कराया भी है कि हिसाबुल तरब्त नामक अरेबिक पुस्तक किस हिंदी भाषा की ग्रंथ के अनुवाद से करके बनी है। उस पुस्तक का नाम है त्रिशतिका पाठी। लेखक पूछा जाएगा श्रीधराचार्य। बीज गणितीय समीकरणों के, द्विघात समीकरणों के हल के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत आचार्य श्रीधराचार्य ने दिए, और ये बहुत इंपोर्टेंट इनकी देन गणित में मानी जाती है। 850 ईस्वी आप देख रहे हैं, मध्यकाल का समय था, स्वर्णिम युग जो माना जाता है, वो ऐसे ही कुछ गणितज्ञों के योगदान की वजह से। जैसे अभी हम भास्कराचार्य द्वितीय पढ़ेंगे, आर्यभट्ट द्वितीय पढ़ेंगे। तो ये बड़ा इंपोर्टेंट इनका एक सिद्धांत था। द्विघात समीकरण हल करने का सूत्र इन्होंने दिया, जो विविक्त कर होता है, b² - 4ac।
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विविक्त कर है, इसके मान के आधार पर मूलों की प्रकृति इन्होंने बताई। मूलों की प्रकृति आपको पता है, जिन बच्चों ने गणित किया है वो अच्छे से जानते हैं कि यदि ये विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। अगर ये 0 होता है तो मूल वास्तविक होते हैं लेकिन एक ही मूल होता है, और अगर ये ऋणात्मक होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। तो विविक्त कर के मान के आधार पर अगर ये धनात्मक है तो वास्तविक है और अलग अलग है, अगर ये 0 है तो वास्तविक है लेकिन एक ही है, और अगर ये ऋणात्मक है तो काल्पनिक मूल होते हैं। ये विविक्त कर के आधार पर ये सारा जो कॉन्सेप्ट था ये श्रीधराचार्य ने दिया। ध्यान रखेंगे इस चीज को। पुस्तकों के नाम नवशतिका और त्रिशतिका पाठी, ये बड़ा इंपोर्टेंट है। अगला श्री महावीराचार्य, ये हमारे बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। 850 ईस्वी। गणित सार संग्रह, ये पुस्तक परीक्षा में आई है। गणित सार संग्रह, जैन धर्म से इनका संबंध था महावीराचार्य का, और 9 अध्याय हैं। गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये प्रश्न तो मैंने शायद रीट के मॉडल पेपर में करा भी रखा है। गणित सार संग्रह महावीराचार्य के द्वारा लिखित है। गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, महत्वपूर्ण सिद्धांत लिख दिया है मैंने, और उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों में उल्लेखनीय नाम से कोई सिद्धांत ऐसा है नहीं जिसका उल्लेख करे। जैसे द्विघात समीकरण का जो मूल विविक्त कर वाला सूत्र दिया तो वो श्रीधराचार्य ने दिया, तो उनके नाम से ऐसा विशिष्ट कार्य आ सकता है। महावीराचार्य के नाम से विशिष्ट कार्य नहीं आएगा। इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना है। आर्यभट्ट द्वितीय, 6वें हैं हमारे आर्यभट्ट द्वितीय, 950 ईस्वी में, और इनकी पुस्तक है बड़ी इंपोर्टेंट है परीक्षा में। ये भी पुस्तक है। सिद्धांत शेखर है, महासिद्धांत है, और गणित तिलक, ये 3 पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध हैं। और इनका जो सबसे इंपोर्टेंट जो काम है, जो देन मानी जाती है, वो ग्रहों की देशांतर स्थिति का इनका कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा इंपोर्टेंट माना जाता है। साइन टेबल का शुद्ध स्वरूप इन्होंने दिया। साइन टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल, उसका सबसे शुद्धतम स्वरूप जो दिया वो आर्यभट्ट द्वितीय ने दिया। तो ये हम ध्यान रखेंगे इस बात को। पुस्तकों के नाम क्या है, आर्यभट्ट द्वितीय की क्या देन है, ये आर्यभट्ट द्वितीय का कार्य है, ये पुस्तकें हैं। चलिए अगले हैं हमारे गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय, बहुत इंपोर्टेंट है भास्कराचार्य द्वितीय। इनकी पुस्तक ये सिद्धांत शिरोमणि, ये पुस्तक तो अभी रिसेंटली किसी परीक्षा में पूछी गई थी कि सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, जिसके 4 भाग है सिद्धांत शिरोमणि के। लीलावती, ये लीलावती तो एक अत्यंत, लीलावती इनकी पुत्री के नाम पे लिखा गया ग्रंथ है। ये बच्चों को शायद मैंने ऑफलाइन क्लास में कई संदर्भ जोड़ा था, एक बार मैंने इस बात को बताया भी था। लीलावती इनकी पुत्री का नाम था, उसी के आधार पर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है लीलावती। और गणित के अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें है। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक, इसके 4 भाग है, लीलावती, बीज गणित, गृह गणित और गोलाध्याय, और एक पुस्तक है इनकी करण कुतूहल। तो यहाँ पे 2 पुस्तकों के नाम है, सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल। इस सिद्धांत शिरोमणि के अंदर ये 4 भाग है। लीलावती ये पुस्तक के तौर पे आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भास्कराचार्य द्वितीय का आपको आंसर आपको टिक करना होगा। कार्य क्या है, इनको उल्लेखनीय कार्य क्या है, तो गणित और खगोल शास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने दिए। भास्कराचार्य द्वितीय के सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो काम है वो गणित और खगोल शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। तात्कालिक गति का सिद्धांत इन्होंने दिया, तात्कालिक चक्री विधि द्वारा अनिर्णित एक घातीय और द्विघाती समीकरणों के हल चक्री विधि के द्वारा। तो ये गणित में हम वैदिक गणित में इसको पढ़ते हैं। अभी चूंकि हम वैदिक गणित पे डिस्कशन यहां नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप बस ये काम को, कार्य को ध्यान रखिए, कार्य कौन कौन से इंपोर्टेंट है, पुस्तक कौन कौन सी इंपोर्टेंट है। तो गणित और खगोल शास्त्र के सिद्धांत महत्वपूर्ण दिए। तात्कालिक गति का सिद्धांत इनके नाम से है। चक्री विधि द्वारा एक घातीय द्विघाती समीकरणों के हल इनके नाम से। पुस्तक के नाम इनके जरूर ध्यान रखेंगे, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, ये पुस्तकों के नाम परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, अधिकांशतः ये पूछे जाते हैं। तो भास्कराचार्य द्वितीय। अगले गणितज्ञ हैं नारायण पंडित, 1350 ईस्वी। और नारायण पंडित जो थे, इन्होंने जिस पुस्तक को लिखा गणित कौमुदी, ये पुस्तक का नाम था गणित कौमुदी। ध्यान रखेंगे इस पुस्तक के लेखक आते हैं। और इनका जो एक बड़ा जो अच्छा था माया वर्ग जो था, मैजिक स्क्वायर, ये नारायण पंडित की देन मानी जाती है। बहुत श्रेष्ठ काम इन्होंने किया माया वर्ग पर। क्रमचय संचय जो है, क्यूमुलेशन परम्यूटेशन पे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। अंक विभाजन पे इन्होंने काम किया और माया वर्ग पे इन्होंने काम किया। पुस्तक इनकी गणित कौमुदी, ये ध्यान रखेंगे। अगले थे हमारे कमलाकर, प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए 1608 ईस्वी में। और कमलाकर की जो पुस्तक है सिद्धांत तत्व विवेक,
ये इनकी पुस्तक का नाम है। कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य जिसको हम अलग से स्पेसिफाई करें वो ऐसा नहीं है। गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। इनकी पुस्तक का नाम याद रखेंगे, सिद्धांत तत्व विवेक। तो नारायण पंडित, गणित कौमुदी और क्रमचय संचय और माया वर्ग, इस पर ध्यान रखेंगे, और कमलाकर। और सबसे लास्ट में जो गणितज्ञ हैं हमारे, वो हमारे अत्यंत आदरणीय और आधुनिक समय के हमारे गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास रामानुजम आपको पता है 1889 ईस्वी में जन्म लिया, गणित के महान प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। और इनकी पुस्तक देखो नहीं लिखी है मैंने, पुस्तक नहीं लिखी है इसलिए कि इनका एक तो निधन बड़ी अल्पायु में हो गया था, 32-33 वर्ष में इनका निधन हो गया था। दूसरा, इन्होंने जो लिख करके जो नोटबुक बनाई, उस नोटबुक में इनके सारे के सारे सिद्धांत जो संख्या पद्धति पर सबसे ज्यादा इनके जो शानदार काम रहे वो संख्या पद्धति पर रहे। हम संख्या पद्धति में इनके कई सारे थ्योरम्स को हम पढ़ते हैं, उन थ्योरम्स को विश्व में प्रकाशित किया। प्रोफेसर हार्डी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे विश्व में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ले जाकर के इनका गणित में कार्य करने का शोध का अवसर दिया। और इनके द्वारा जो संख्या थी, जिसे हम रामानुजम हार्डी संख्या जानते हैं, रामानुजम हार्डी संख्या, कई सारी संख्याएं जो रामानुजम हार्डी है, सबसे छोटी जो रामानुजम हार्डी संख्या है, सबसे छोटी, ये प्रश्न परीक्षा में आता भी है, सबसे छोटी है वो 1729। क्या होती है रामानुजम हार्डी संख्या? ये चर्चा हमारी हो चुकी है कि रामानुजम हार्डी संख्या वे होती है जिन्हें दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 1729 जो होता है, 1729 वो 10 की घात 3 प्लस 9 की घात 3 इस रूप में भी लिख सकते हैं, और 12 की घात 3 प्लस 1 की घात 3। 10 की घात 3 होती है 1000, 9 की घात 3 होती है 729, योग आएगा 1729, और 12 की घात 3 होती है 1728, और 1 की घात 3 1, 1729। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें दो अलग अलग संख्याओं की घनों की योग के रूप में लिखा जा सकता है, वे रामानुजम संख्याएं या रामानुजम हार्डी संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी रामानुजम हार्डी संख्या 1729 है। इसके बाद भी बहुत सारी संख्याएं हैं, तो हम कभी जब गणित पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, इस काफी अलग अलग संख्याएं हैं। तो रामानुजम हार्डी संख्या इनकी देनबाजी मॉक थीटा फंक्शन, ये मॉक थीटा फंक्शन या नकली थीटा फंक्शन, ये जो है, ये परीक्षा में ये वाला प्रश्न भी मैंने मॉडल पेपर में कराया था कि मॉक थीटा फंक्शन निम्न में से किस गणितज्ञ ने दिया? रामानुजम ने दिया। तो मॉक थीटा फंक्शन के ये वो है, रामानुजम हार्डी संख्या इनके द्वारा दी गई। और पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि जो है, भूमध्य रेखी परिधि की जो शुद्धतम माप थी, वो शुद्धतम माप वृत्त को वर्ग के रूप में व्यक्त करके की। ये यहां से इसे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसे वर्ग के रूप में व्यक्त करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए। ये जो अद्भुत कार्य था, ये अद्भुत कार्य श्रीनिवास रामानुजम ने किया, और पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि की शुद्धतम माप की ये, और संख्या पद्धति पे अनेक प्रमेयों का प्रतिपादन किया। पुस्तक इनके स्वयं के द्वारा रचित नहीं है, लेकिन इनके कार्यों पर बाद में बहुत ज्यादा पुस्तकें लिखी गई, वो अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई। तो श्रीनिवास रामानुजम मध्यकाल की नहीं है, आधुनिक काल के 1889 1900 शायद 22 या 23 में शायद इनका कहीं निधन हुआ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। लेकिन श्रीनिवास रामानुजम को हम आधुनिक युग का एक महान गणितज्ञ मानते हैं, जिन्होंने गणित में बहुत सारी थ्योरम्स ऐसी दी और खासतौर से संख्या पद्धति पर दी। तो रामानुजम हार्डी संख्या, मॉक थीटा फंक्शन, ये इनके प्रमुख कार्य है। और भूमध्य रेखी परिधि को शुद्धतम रूप में नापने की जो इन्होंने बात की, नंबर सिस्टम को लेकर के, संख्या पद्धति को लेकर के इनके सबसे ज्यादा प्रमेय है, ये इनके प्रमुख कार्य है। तो रामानुजम, तो विद्यार्थियों ये जो है, ये भारतीय गणितज्ञों का पूरा योगदान है। मैंने आपको जो जो भारतीय गणितज्ञ बताए एक बार देख लें। रामानुजम की बात हमने की, रामानुजम से पहले कमलाकर, सिद्धांत तत्व विवेक, गणित कौमुदी, प्रत्येक की मैंने पुस्तक लिखी है, प्रत्येक का मैंने नाम लिखा है, कार्य लिखा है। तो प्रत्येक भारतीय गणितज्ञ का नाम, उसकी पुस्तक, उसका कार्य, भारतीय गणितज्ञ का नाम, उसकी पुस्तक, उसका कार्य, ध्यान रखेंगे, ये आपको वेल कनेक्ट आपको करना है। तो नारायण पंडित, कमलाकर, ये हमने कहा। भास्कराचार्य द्वितीय 1114 ईस्वी में, उससे पहले थे आर्यभट्ट द्वितीय 950 में, उससे पहले महावीराचार्य 850 में, उससे पहले श्रीधराचार्य, ये भी 850 में हुए, इनका जो कार्य है पुस्तक है। उससे पहले ब्रह्मगुप्त 628, ब्रह्मगुप्त से पहले हमारे भास्कराचार्य प्रथम 600 ईस्वी, और उससे पहले 499 ईस्वी में आर्यभट्ट प्रथम।
तो इनके सब के द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें मैंने लिखी हैं, इनके किए हुए जो उल्लेखनीय कार्य है वो मैंने मेंशन किए हैं। तो आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है, प्रत्येक गणितज्ञ का जो योगदान है उसके पुस्तक के माध्यम से, तो पुस्तक का उल्लेख किया जाएगा, उसके कार्य को कहीं कनेक्ट कराया जाएगा। और इससे पहले मैंने आपसे जो भूमिका बनाई थी कि जो अलग अलग जो समय था गणित का, चाहे ये मध्यकाल हो, चाहे गणित का उत्तर वैदिक काल हो, जो रेखा गणित के विकास का, चाहे वैदिक काल हो, जो अंक गणित के विकास का काल माना जाता है, संख्याओं को लिखने का जो तरीका था आधार 10 को मान करके, जो 10 शत सहस्त्र जो मैंने अभी आपको बताया, ये गणित का उदय काल, ये गणित का अंधकार काल। ये जो सारी की सारी स्लाइडें हैं ये भारतीय गणितज्ञों के योगदान और उसको आपको बताती हैं। तो मैं निश्चित तौर पर इस बात को मानता हूं कि इस पूरे वीडियो में जो मैंने चर्चा की है आपके साथ, और इन चर्चाओं से आप बिल्कुल वेल कनेक्ट होंगे और आपकी इस टॉपिक पे आपकी जो जिज्ञासाएं, आपकी शंकाएं आशंकाएं थी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं, मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं और आपसे कई बार इस बात को दृढ़ता से बोलता हूं कि आप टेंशन विधियों को लेकर के आपको नहीं लेनी है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि यदि किसी बच्चे ने बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से थ्योरीज को समझ करके दिमाग में बिठाया होगा, वो उसके 40 में से एक भी अंक कटने वाला नहीं है। शर्त यह है कि उसने सैद्धांतिक तौर पर बहुत अच्छे से हर चीज को समझा हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता है, समझने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली चीजें नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं वो आपको अच्छे से आपको समझनी पड़ेंगी और थोड़े से विवेक का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 40 के 40 अंक आपके हाथ में निश्चित तौर पर होंगे। तो विद्यार्थियों, ये जो खंड है, शेष कुछ और टॉपिक्स जो है, कुछ और सार्थक बातें मैं आपके बीच में लेकर के आता रहता हूं, लेकर के मैं आपके बीच में आऊंगा और निश्चित तौर पर हम लोग बहुत अच्छे से पूरे मेथड्स को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में हम लोग बसा लेना चाहते हैं। उस पर एक अपना एक नियंत्रण इतना हो कि सवाल कैसा भी है हम अपने विवेक से ये निर्णय ले सके कि सही उत्तर कौन सा है। तो चलिए विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, आराम से देखेंगे, नोट करेंगे अपनी नोटबुक में और हर तथ्य से एक बार अच्छे से वेल कनेक्ट हो जाएंगे। निश्चित तौर पर आपको ये टॉपिक आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं देगा। मैंने लगभग 10 गणितज्ञों को समेटा है, उनकी पुस्तकों को और उनके कार्यों को, और उससे पहले बैकग्राउंड के तौर पर जो भारतीय गणित का जो इतिहास है। अगले खंड में हम लोग अच्छे एक सार्थक चर्चा लेकर के हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।